आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम कृषि समाधान। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये कार्यक्रम पूरी तरीके से किसानों को समर्पित है। कार्यक्रम के इस अंक में आज हम बात करेंगे धान की खेती के बारे में। किसान भाइयों, धान की खेती भारतीय कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धान की खेती हमारे देश के अर्थ और खाद्य सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें न केवल खेती से जुड़े कई मुद्दे हैं, बल्कि ये हमारे किसानों की जीवन शैली और संघर्ष को भी प्रभावित करती है। तो आज धान की खेती इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोरखपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. तोमर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के एक प्रखर वैज्ञानिक हैं और साथ ही साथ बहुत ही विशाल अनुभव है आपका इस क्षेत्र में। तो धान की खेती कैसे करें के साथ साथ धान की खेती से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी मैं आज चर्चा में उठाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे, धान के बोने के लिए उपयुक्त मौसम और भूमि के चयन में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं? देखिए, खरीफ में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारी धान एक प्रमुख फसल है और चूँकि धान को पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो इसकी जो खेती है हम बरसात के ऋतु में अपने यहाँ करते हैं। कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर तीनों सीजन में खेती होती है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास तौर से खरीफ की ऋतु में जो हमारा मानसून का सीज़न होता है उसमें हम धान की खेती करते हैं। और इसकी जो बुआई का समय है, अगर हम इसकी सीधी बुआई करते हैं तो हम इसकी सीधी बुआई जून के दूसरे सप्ताह से लेकर के और पूरे जून भर कर सकते हैं। जहाँ पर किसान भाई इसकी नर्सरी डालते हैं तो नर्सरी डालने का समय 20 मई से लेकर के किसान भाई जो आपकी फसल जो वैरायटी आप ले रहे हैं उसकी अवधि क्या है, उसके अनुसार जो है आप नर्सरी का समय तय करते हैं। लंबी अवधि की अगर प्रजाति यूज करते हैं जिसमें आपका खास तौर से BPT 5204 है, MTU 7029 है, सांबा आपकी जो जिनको हम BPT 5204 कहते हैं, सांबा मैसूरी, ये वैरायटी लगभग 150 से 160 दिन लेती हैं। तो इनकी जो नर्सरी है हम थोड़ा पहले डालते हैं। जो मध्यम अवधि की हमारी जो प्रजातियां हैं जिसमें खास तौर से सरजू 52 है, नरेंद्र 2064 है, नरेंद्र 2065 है, इनकी जो नर्सरी है हम वो आपको 20 से 25 मई के आसपास जो है डाल देते हैं। और इसको डालने का डिपेंड करता है कि हमारी जो रोपाई है, अगर हमारे पास पर्याप्त पानी है, सस्ता पानी है, तो हम इसकी नर्सरी पहले भी डाल सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हमारी जो खेती है वो ज़्यादातर हमारे किसान भाई पूर्वी उत्तर प्रदेश के बरसात जब होना शुरू होती है तब वो खेत की रोपाई करते हैं, तो इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। वैसे तो अगेती अगर हम जो है खेती करते हैं धान की, तो उससे क्या होता है हमारे गेहूं की बुआई भी फिर समय से हो जाती है। सर, भूमि के बारे में भी बताएं। मिट्टी कौन सी उपयुक्त होती है धान की खेती के लिए? हाँ, देखिए, गेहूँ धान की फसल के लिए जो उपयुक्त है वो दोमट मिट्टी जो उपयुक्त होती है, खास तौर से जो जिनमें पानी रोके रखने की क्षमता ज़्यादा होती है, जिसको हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। जिन सोयल की अच्छी होती है उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, तो वो मिट्टी जो है धान की फसल के लिए उपयुक्त होती है। सर, अभी आपने धान की कुछ किस्मों का उल्लेख किया। हम चाहते हैं उसरीली भूमि पर जल्दी पकने वाली कुछ उन्नत किस्मों के बारे में हमें बताइए। हाँ, देखिए, उसरीली भूमि के लिए खास तौर से हमारी जो विश्वविद्यालय है, ये यहाँ से जो वैरायटी निकली थी एक सरजू 52, ये काफ़ी पॉपुलर हुई थी एक समय में। इसको और ये 130 से 135 दिन में ये प्रजाति जो है तैयार होती है, तो इसको किसान भाई जो है बुआई कर सकते हैं। जहाँ तक नॉर्मल कम अवधि की जो प्रजातियाँ हैं उसरीली के लिए तो उपयुक्त नहीं कहते, लेकिन ज़्यादातर धान की प्रजातियाँ जो आपकी ऊसर ज़मीनें हैं उसमें काम करती हैं, क्योंकि इस जब पानी खेत में भरा रहता है तो उससे जो है इसके ज़मीन के अंदर कुछ प्रक्रिया होने से उसका pH डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, और उसकी वजह से हमारा धान जो है ऐसी भूमि में कम होता है। इसमें खास तौर से जो कम अवधि की हमारी प्रजातियां हैं, अगर किसान भाई करना चाहता है तो इसमें पुरानी प्रजाति थी हमारी एक नरेंद्र 97 ये प्रजाति है, उसके बाद बारानीदीप और शुष्क सम्राट ये प्रजातियां हैं। सहभागी एक प्रजाति है जो कम पानी में भी हो जाती है और अधिक पानी में भी, ये कम अवधि की प्रजातियां हैं, किसान भाई इनको जो है उगा सकता है।
सर, नर्सरी में जो पौध तैयार किया जाता है उसकी क्या विधि होती है? देखिए, जहाँ तक पौध की बात है, जनरली 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अगर हमें धान की खेती करनी है तो उसके लिए हम 700 से 800 वर्ग मीटर से लेके 1000 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल में नर्सरी डालते हैं। और नर्सरी डालने के लिए खेत को बहुत अच्छी तरीके से हम तैयार करते हैं। उसमें जो है गोबर की सड़ी हुई खाद भी डालते हैं, यूरिया, डीएपी और पोटास का भी इस्तेमाल करते हैं, और उसको भली प्रकार से खेत तैयार करके फिर उसमें पानी लगा करके, लेव लगा करके हम धान की नर्सरी डालते हैं। और नर्सरी डालने से पहले किसान को ये ज़रूर चाहिए कि आप अपने बीज का जो है शोधन अवश्य कर लें, और बीज को ये भी देख लें कि हमारे बीज में जमाव का प्रतिशत क्या है। अगर आप घर का बीज कर दें, आपके पास जमाव प्रतिशत नहीं है, तो आप एक बहुत आसान सी प्रक्रिया है कि आप जो है एक बाल्टी में पानी ले लें, या आप ये कह लें कि उसमें 10% या 15% नमक का घोल बना लें। और इस घोल की परसेंटेज किसान कैसे तय करेगा, इसका आसान सा तरीका होता है कि आप अपने पानी में तब तक नमक घोलते रहें जब तक कि उसमें अंडा तैरने न लगे। जब अंडा उसमें तैरने लगे तो समझिए कि आपके जो घोल है वो ठीक हो गया है, और उसमें आप जो है धान के जो बीज आपने लिए हैं उस बीज को उसमें डाल दिए। जो बीज ऊपर तैरते हैं उसको निकाल दीजिए, और जो बीज नीचे बैठ जाते हैं उन बीजों को आप 3 से 4 बार शुद्ध पानी से धुल करके आप तब जो है उसके बीज उपचार करें। और बीज उपचार करने के लिए ये ध्यान रखें कि धान का जो बीज उपचार होता है उसमें एक बीमारी ऐसी है जिसको हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कहते हैं, जीवाणु झुलसा कहते हैं। अगर आपके क्षेत्र में वो झुलसा की बीमारी आती है, या आप BPT 5204 प्रजाति लगा रहे हैं, या आप काला नमक लगा रहे हैं, तो इन प्रजातियों में जो है ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसको हम जीवाणु झुलसा कहते हैं, ये आती है। तो इसके बचाव के लिए ज़रूरी होता है कि आप जो है एक 40 लीटर पानी का बर्तन ले लें, और उस बर्तन में आप जो है आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम का घोल ले, और उस घोल को आप जो बीज आपने भिगाया है, भिगाने के बाद जब निथारते हैं उस घोल को उसके ऊपर जो है आप डाल दें, या उस 40 लीटर पानी में आप जो है वो 25 किलोग्राम बीज रात भर डुबा दें, जैसे बीज को हम डुबाते हैं, और फिर निथार करके आप जो है उसको अखवा लें, तब जो नर्सरी डालें। सर, आपने हमें बीज को उपचारित करने की विधि बताई, साथ ही नर्सरी में पौध को तैयार करने की विधि बताई। अब पौध की रोपाई हमने कर दी, अब हमारी धान की फसल स्वस्थ कैसे रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताएं। ये टिप्स जल प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन या फिर खरपतवार प्रबंधन से भी संबंधित हो सकते हैं। देखिए, हमारी जो धान की अच्छी फसल हो इसके लिए किसान भाई को ध्यान ये रखना चाहिए। पहली चीज़ तो जब भी किसान भाई जो है रोपाई करता है तो वो लेव लगा करके रोपाई करता है, और लेव लगा करके जब रोपाई करता है तो ऐसे समय में किसान भाई हमारा क्या करता है कि उसमें DAP डालता है और पोटाश डाल देता है। नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो उसमें डालनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उतना पौधा तब तक लेता भी नहीं है। जब भी आप पौध की रोपाई करते हैं तो पौध की रोपाई के 14 से 15 दिन पर पहली यूरिया की टॉप ड्रेसिंग किसान को करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी जो टॉप ड्रेसिंग है वो टॉप ड्रेसिंग आपको जब कल्ले बनने लगते हैं तब आपको यूरिया की टॉप ड्रेसिंग 50 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है या यूरिया है, 50 किलोग्राम यूरिया, नाइट्रोजन नहीं, 50 किलोग्राम यूरिया आप प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में डालेंगे। और एक तीसरी टॉप ड्रेसिंग जो है आप जब आपके खेत में बालियां आने के पहले की जो स्टेज होती है उस समय आप डालेंगे। आप ये समझिए कि 1 एकड़ खेत में आपको 110 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन यूरिया 1 एकड़ में, 50 किलोग्राम DAP और 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये 1 एकड़ में आपको उर्वरकों का इस्तेमाल करना है। साथ में जो है आप जिंक सल्फेट का भी प्रयोग आप करेंगे, तो ये आपकी स्वस्थ उसके लिए रहेगा। दूसरी चीज़ जो अहम चीज़ है इसमें ध्यान रखने की है कि आजकल बरसात कम होती है, पानी किसान भाई कम दे पाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि खरपतवारों का जमाव बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में 2 चीज़ का ध्यान रखना है किसान भाई, जब भी आप रोपाई करते हैं तो एक तो रोपाई के 3 से 4 दिन बाद जो है आप अपने खेत में, जब खेत में पानी खड़ा हो उस समय
प्रिटलाक्लोर एक दवाई आती है और उस दवाई की 500 ml मात्रा आप जो है बालू में मिला करके या पानी में मिला करके आप 1 एकड़ खेत में छींट देंगे। कंडीशन ये है कि आपके खेत में पानी खड़ा होना चाहिए, जिससे वो पानी के ऊपर लेयर बना लेता है दवाई और फिर खरपतवारों को जमाव नहीं होने देता। दूसरा है, अगर किसान भाई इसके बावजूद भी आपके खेत में खरपतवारों का जमाव होता है तो खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए 30 दिन के ऊपर या 35 दिन के ऊपर आप बिस्पेरिवेक सोडियम एक दवाई आती है जिसको हम नोमनी गोल्ड के नाम से जानते हैं, और इसके साथ में आप जो है पायरेजोसल्फुरान, बिस्पेरिवेक सोडियम 1 एकड़ के लिए आप जो है 100 ml लेंगे और पायरेजोसल्फुरान जो है आप 80 ग्राम लेंगे, ये ग्राम में आता है। इन दोनों दवाइयों को आप 125 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में आप इसका छिड़काव करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके खेत में खरपतवारों का जो जमाव हो गया है उसको ये कंट्रोल कर देगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप खेत में स्प्रे करते हैं खरपतवार नाशी का, बिस्पेरिवेक सोडियम पायरेजोसल्फुरान का, उस समय आपके खेत में जो खरपतवार हैं वो 2 से 4 पत्ती के हो गए हों, क्योंकि ये दवाई पत्ती के माध्यम से पौधे के अंदर जाती हैं और तभी ये काम करती हैं। तो इससे खरपतवार से अगर आप बचाव कर लेते हैं, सही समय पर आप उर्वरक डालते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी अच्छी पैदावार धान की होगी। एक चीज़ और मैं किसान भाइयों को कहना चाह रहा था कि देखिए, हम रोपाई विधि से धान की खेती के बारे में बता रहे हैं। आजकल इस महंगाई के ज़माने में हमारी धान की पैदावार की लागत बढ़ती जा रही है, और दूसरा है कि हम जब भी लेव लगाते हैं तो हम धान की फसल को जितना कुल पानी देते हैं उसका 40% पानी केवल लेव लगाने में हमारा लग जाता है। तो ऐसे उसमें वैज्ञानिकों का ये मत है कि किसान भाई अगर लेव न लगाएं और धान की सीधी बुआई करें तो उससे पैदावार भी अच्छी प्राप्त हो सकती है और आपकी जो लागत है प्रति हेक्टेयर वो भी कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये की बचत आपकी लागत में हो जाएगी। इसके लिए आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं, और सीधी बुआई करने के लिए आप जो मेथड अपनाएंगे जिसको हम स्टेल बेड टेक्निक भी कहते हैं, इसमें क्या करते हैं कि हम जैसे गेहूं का आपने काट करके छोड़ा हुआ है, जो भी उसका अवशेष खेत में बचा है उसको आप पड़ा रहने दें, और उसके बाद इस समय मई का जो आपका तीसरा सप्ताह चल रहा है, इस समय आप अपने खेत में पानी लगा दें, और पानी लगाने के बाद आप जब ओट आ जाए उस समय खेत की जुताई कर दें, और जुताई करने के बाद उसको छोड़ दें। फिर जब आपका मई का लास्ट आ जाए उस समय आप जो है एक पानी लगा करके और सुपर सीडर से या जीरो टिल मशीन से या DSR एक मशीन आ रही है जो धान की बुआई के लिए ही है, या स्मार्ट सीडर से आप जो है धान की सीधी बुआई करें। उसमें आपको न नर्सरी डालना है न लेव लगाना है, आप केवल जैसे गेहूं की बुआई करते हैं उस तरीके से आप बुआई अपने खेत में कर दें। ये ध्यान रखें कि 1 एकड़ में आपका जो बीज है, अगर मोटा बीज है तो 12 किलो प्रति एकड़ रखें, और महीन बीज है तो आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मशीन में बीज डाल करके आप उसकी बुआई करें। बुआई करते समय ये ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप सुपर सीडर से बुआई कर रहे हैं तो सुपर सीडर की मशीन का वज़न करीब 10 कुंटल होता है, तो ये ऑटोमेटिक जो इसके फिक्स रहता है गेहूँ के लिए 5 सेंटीमीटर गहराई के लिए फिक्स होता है। अगर हम धान को 5 सेंटीमीटर गहराई पर बुआई करेंगे तो हमारा जमाव जो है वो प्रभावित होगा। धान की बुआई के लिए आपकी गहराई 2.5 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि बुआई के 48 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलीन 30 EC की आती है, वो 30 EC की आती है, इसकी 3.3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोल करके बुआई के बाद ज़मीन के ऊपर आप छिड़काव करें शाम के समय। तो इससे क्या होगा कि 30 दिन तक आपके खेत में खरपतवारों का जमाव ये दवाई नहीं होने देती है। दूसरा, इसके बाद जब आपको दिखता है कि आपके खेत में खरपतवार जमे हुए हैं उस समय आप फिर बिस्पेरिवेक सोडियम और आलमिक्स, ये 2 दवाई होती है, इनको मिला करके बिस्पेरिवेक सोडियम 100 ml और आपका जो आलमिक्स है वो 20 ml, आप इसको ले करके आप 125 लीटर पानी में घोल करके बुआई के 30 से 35 दिन पर आप इसका छिड़काव कर देंगे तो आपके खेत में खरपतवारों का जमाव कम होगा। आजकल खरपतवार में एक बड़ी समस्या आ रही है किसान भाइयों को। एक खरपतवार है जिसको अलग अलग नामों से कई क्षेत्रों में जाना जाता है, कोई नेवले की पूंछ कहता है,
लेकिन हम साइंटिस्ट की भाषा में उसको जो है लेप्टोक्लोवा चाइनेंसिस कहते हैं। और ये खरपतवार ऐसा है कि ये किसी भी दवाई से, जो उपलब्ध दवाइयाँ हैं इसमें खासतौर से जिसका बिस्पेरिवेक्स सोडियम या नोमिनिगोल्ड किसान भाई ज़्यादा यूज करते हैं, इससे ये कंट्रोल नहीं होता है और इसकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए एक दवाई आती है फिनोक्साप्रोप पी इथाइल। ये दवाई और खरपतवारों पर तो कम काम करती है, लेकिन ये दवाई जो है आपकी इस खरपतवार पर ज़्यादा जो है कारगर होती है। और इसके लिए 449 ml का इसका पैक आता है 1 एकड़ के लिए। इसको आप जो है 100 से 150 लीटर पानी में घोल करके जब आपके खेत में दिखाई दे कि आपके खरपतवार 2 से 4 पत्ती के हो गए हैं, उस समय आप इसका छिड़काव कर दें। अगर आप सीधी बुआई कर रहे हैं तो ये स्थिति आपकी 18 से 20 दिन पर आ जाती है। तो उस समय आप ये देखें कि आपके खेत में खरपतवारों का अगर जमा हो गया है तो उसका छिड़काव कर दें, तो इससे आपके इस खरपतवार से आपको निदान मिल जाएगा। और सीधी बुआई में अगर आपने खरपतवारों का नियंत्रण सही तरीके से सही समय पर कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी रोपाई से ज़्यादा उत्पादन आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। 2-3 इसमें मोटी मोटी बात है कि सीधी बुआई हम किस तरीके से कर सकते हैं। एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना चाहिए, धान की जब भी हम सीधी बुआई करते हैं हमें इसमें वैरायटी का सिलेक्शन इस प्रकार करना चाहिए जो वैरायटी तेज़ी से बढ़े और उनमें कल्लों की संख्या ज़्यादा हो। इससे क्या होता है कि खरपतवारों को ये फिर बढ़ने नहीं देते। खासतौर से जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार में, गोरखपुर में किसानों के खेत पर जो प्रयोग हमने किए हैं उसमें ये हमने पाया है कि जो पहले हमारी वैरायटी थी सरजुबाउन, ये धान की सीधी बुआई के लिए बहुत ही उपयुक्त वैरायटी थी। और इसके बाद अब जो वैरायटी है वो नरेंद्र 2064 और 2065 भी ये इस सीधी बुआई के लिए उपयुक्त वैरायटियाँ हैं, इनको आप प्रयोग कर सकते हैं। एराइज 6444 गोल्ड ये हाइब्रिड की वैरायटी है, आप इसको भी किसान भाई, हमने इसके साथ भी एक्सपेरिमेंट किए हैं। ये भी बहुत अच्छा पैदावार, और लास्ट ईयर जो इसकी पैदावार रही वो 65 कुंटल से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक जो है सीधी बुआई में किसान भाइयों ने गोरखपुर में इसकी कटाई की है। तो सीधी बुआई किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, संसाधनों को बचाएं। पानी एक महत्वपूर्ण हमारे लिए चीज़ है जिसको हमें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखना है, ज़मीन को भी सुरक्षित रखना है। तो इन चीज़ों को अगर किसान भाई ध्यान रखेंगे तो धान की अच्छी पैदावार किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। सर, आपने धान की सीधी बुआई करने के लिए DSR टेक्निक का भी उल्लेख किया, किसान भाई इस पर ज़रूर ध्यान दें। सर, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके अनुसार भारत में धान की खेती में सबसे बड़ी चुनौती क्या है और उसे कैसे हल किया जा सकता है? धान में सबसे बड़ी चुनौती अगर हम कहें कि एक बढ़ती लागत जो है सबसे बड़ी समस्या है धान की खेती की, बढ़ती लागत। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि श्रमिकों की कमी इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है। और दूसरा है कि जो बरसात है, अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की या पूरे भारत की बात करें तो बरसात की जो अवधि है वो कम होती जा रही है। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बरसात का, 3-4 महीने तक बरसात बराबर हमारे यहाँ होती रहती थी, अब वो नहीं है। अब क्या है कि बरसात तो लगभग उतनी ही हो रही है लेकिन जो उसकी ड्यूरेशन है वो कम हो गया है। तो धान की खेती को चाहिए कि हमको हर हफ्ते 10 दिन पर जो है बरसात होती रहे, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी एक जो समस्या बढ़ती जा रही है कि ज़मीन की हमारी उर्वरता गिरती जा रही है। धान गेहूँ फसल चक्कर खास तौर से हम लोग ले रहे हैं, तो इन खेतों में हमारी जो ज़मीन की उर्वरता है वो कम होती जा रही है। और लेव लगाना भी एक बड़ी समस्या किसानों के सामने है। लेव लगाने से हमारी ज़मीन की जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब होती है। सर, पूरे देश में अलग अलग राज्य में धान की खेती करने वाले किसानों की वित्तीय स्थिति में क्या बहुत ज़्यादा फर्क है? अगर हाँ तो देखिए, अलग अलग राज्यों में धान, जैसे अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं या कोस्टल एरिया की बात करते हैं तो वहाँ चूँकि पानी या बरसात वहाँ ज़्यादा होता है तो उनकी लागत कम आती है, प्रति हेक्टेयर जो लागत है उनकी वो कम आती है। तो वहाँ पर उनकी जो आमदनी है वो हमसे बेहतर होती है। लेकिन पंजाब की अगर हम तुलना करते हैं तो पंजाब में पैदावार ज़्यादा है लेकिन उनकी लागत भी उतनी ही ज़्यादा होती है, हमसे लागत जो है वो ज़्यादा लगाते हैं। वहाँ बिजली किसानों के लिए फ्री है, 24 घंटे वो पानी चलाते हैं, तो वहाँ की पैदावार धान की हमसे ज़्यादा है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जब से तकनीकी का इस्तेमाल किसान भाई करने लगे हैं, वो भी पंजाब के बराबर ही उत्पादन ले रहे हैं। लेकिन हम इस लागत को, जो लागत है, इसको और अगर थोड़ा कम कर लें तो हमारा जो शुद्ध आय है उसको हम और बढ़ा सकते हैं, और हमारे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो ज़्यादा लाभान्वित होंगे। सर, धान की खेती में कौन कौन से नए विपणन मॉडल अपनाए जा सकते हैं जिससे किसानों को अधिक लाभ हो? अब विपणन मॉडल की तो बात यह है कि जैसे अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर काला नमक बहुत जो है प्रचलन में है। और अभी कुछ किसान गोरखपुर पे आए थे, वो बता रहे थे कि उनका काला नमक का जो चावल है वो 100 रुपये किलो उनके घर से बिक गया। तो अगर इस तरह की वैरायटी जिनका प्राइस किसान को ज़्यादा मिलता है, उसको अगर किसान भाई अपनाते हैं और अपना ब्रांड बनाते हैं, या एफपीओ के माध्यम से किसान भाई उसको सेल करते हैं या सीड प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें किसानों को ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, बशर्ते कि हम धान पैदा कर रहे हैं और हम जो है धान को औने पौने दामों पर बेच रहे हैं। हमें कुछ हटकर करना होगा अगर हमको धान की खेती से ज़्यादा उत्पादन लेना है, ज़्यादा आमदनी लेनी है। उत्पादन की बजाय हम ये कहें कि शुद्ध आय हमको ज़्यादा प्राप्त करनी है। सर, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि धान की खेती हमारे देश में कृषि सेक्टर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, साथ ही साथ हमारे खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को भी सुनिश्चित करती है। इसलिए धान की खेती के महत्व को समझकर उसे समृद्धि और सम्मान के साथ बढ़ावा देना चाहिए। धन्यवाद सर आपका। मैं सभी सम्मानित किसान भाइयों को और सुनने वालों को मैं कृषि विज्ञान केंद्र गोरखपुर, आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज की तरफ से हार्दिक बधाई और सभी को सादर नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद सर। सुनते रहिए रेडियो नरेंद्र।